हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है बच्चों वो है लेंस मेकर समीकरण, और 3 वीडियो मैंने बनाए जिसमें से एक वीडियो प्रॉपर न्यूमेरिकल का था, लगभग आधे घंटे का। उम्मीद करता हूँ वो लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो लेंस मेकर इक्वेशन जो है वो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आज, या फिर जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वो है लेंस समीकरण। ये 10th का पॉइंट है, आप सभी को पता है क्या होता है लेंस समीकरण। 1/f = 1/v - 1/u। ये हमने लेंस मेकर समीकरण से भी लेंस समीकरण को बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो पहला वीडियो है वो, है ना। लेंस मेकर इक्वेशन का पहला वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि लेंस मेकर इक्वेशन से लेंस समीकरण को व्युत्पन्न किया जा सकता है, मैंने बताया भी था आपको। ओके, तो आज वाला वीडियो चालू करते हैं बच्चों। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेंस समीकरण पढ़ेंगे, लेंस की रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे और फिर उसके लेंस शक्ति पढ़ेंगे। और अगर हमारे पास में टाइम रहा तो हम न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। ओके, तो टॉपिक हमारे पास में क्या है बच्चों? लेंस समीकरण, लेंस इक्वेशन। लेंस समीकरण के लिए जो डायग्राम हम यूज करने वाले हैं वो डायग्राम समझिए बच्चों, क्योंकि डायग्राम रे ऑप्टिक्स में सारा काम रे डायग्राम का ही है ना। तो डायग्राम को समझिए, और मेरे हिसाब से आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पता होगा, ठीक है। तो लेंस में भी कंडीशन उसी तरीके से चलती है, जो अवतल दर्पण में होता था वो उत्तल लेंस में वैसा का वैसा काम होता है। देखिए किस तरीके से काम करेंगे वो समझिए। ये यहाँ पर हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, ठीक है, ये एल लेंस मान लिया और उत्तल लेंस है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, तो ये जो लाइन जाएगी प्रकाशिक केंद्र से सीधे स्ट्रेट अवे, इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ये आप सभी को पता है ना। फिर प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आंसर है ओ से प्रदर्शित किया जाता है, ये पता होगा आपको। अब क्या होगा, यदि वस्तु समझिए, ये अगर इसका फोकल पॉइंट है और ये इसका 2f है ना, और वस्तु जो है वो f और 2f के मध्य स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? f और 2f के बीच में स्थित हो, ऐसा। ये यहाँ पर वस्तु स्थित है, ठीक है। और वस्तु को हम किससे? AB से लिखते हैं। तो क्या होगा, अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब देखा जाता तो प्रतिबिंब कैसा बनता? तो हम बोलते इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाए, ऐसी, ठीक। और दूसरी प्रकाश की किरण आपको ऑप्टिकल सेंटर से गुजारनी है, ऐसी। स्केल की सहायता से गुजार लीजिएगा, बिल्कुल सीधी ही जानी चाहिए। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से मतलब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है उसमें किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता। और जो मुख्य अक्ष से गुजरती है वो कहाँ से पास होनी चाहिए? आंसर है फोकस बिंदु से पास होनी चाहिए। ये फोकस होगा तो इस फोकस से पास कराओ, तो हमने बोला ये फोकस से पास होती है। ओहो, आगे जा रही है, मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी तक तो अपने हाथ में ही है, तो इसको चेंज कर देते हैं भाई। फोकस को चेंज कर दो, फोकस की स्थिति को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हमने बोला फोकस कहीं यहीं पे है, तो फिर ऐसा जाएगा ये यू, ठीक है। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें ऐसी गुजरी, और फोकस कहाँ पर? इस केस में फोकस यहाँ पर हुआ, ठीक है। अब समझिए इस चीज को। ओ अब हमारे पास में क्या है, जहां पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा। आप देखेंगे कि ये उल्टा बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। तो ये जो A' B' है वो वास्तविक है। और क्या होना चाहिए, जब भी वस्तु f और 2f के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब 2f से परे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, ये हमें पता रहता है,
ऐसा ही होता है बच्चों, है ना। चलिए अब हम काम करते हैं डेरिवेशन के ऊपर कि इसका डेरिवेशन क्या है। इससे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये दूरियां कितनी हैं। तो हम लिखते हैं वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से u होती है, ठीक है, जबकि प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से v होती है, ठीक है। फोकस दूरी कितनी, ये यहां से यहां तक की, ये f, ठीक। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये बेसिक सी बात है जो हमें पता होगी, हमेशा के लिए ही पता होगी। अब काम किस तरीके से करना है या डेरिवेशन किस तरीके से करना है तो वो समझिए। डेरिवेशन का बेसिक भाग हम क्या लिखेंगे कि लेंस समीकरण क्या होता है, उसको हम एक बार के लिए परिभाषित कर देते हैं। तो हमने क्या लिखना है कि किसी गोलीय लेंस हेतु उसकी बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के मध्य संबंध को ही लेंस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, यही होगा। और फिर आप लेंस समीकरण लिख दीजिए कि लेंस समीकरण होता क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। और फिर लिख दीजिएगा जहां f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u क्या है, बिंब दूरी है। ऐसा आपको लिखना है। अब डेरिवेशन चालू करते हैं। डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो दर्पण समीकरण से उठाएं। दर्पण समीकरण जब हमने काम किया था, मैंने आपको बोला था कि वहां पे पढ़ लेना, ऐसा का ऐसा डेरिवेशन आने वाला है, ठीक है। तो दर्पण समीकरण में आपको पता हो तो हमने दो त्रिभुज लिए थे, है ना, और दो त्रिभुजों के ऐसे युग्म लिए थे जो समरूप थे, ठीक। तो आपको यहाँ पर भी वापस से ऐसे ही युग्म छांटने हैं जो समरूप होंगे, त्रिभुजों के वो युग्म जो समरूप हैं। आप देखो एक त्रिभुज ये OAB दिखाई दे रहा है, इसी के सापेक्ष में एक बड़ा वाला त्रिभुज ये दिखाई दे रहा होगा ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे, तो हमने बोला यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, पहला केस। दूसरा, ये जितना एंगल होगा उतना का उतना एंगल ये होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा भाई, ठीक है। तो चलिए एक तो ये हो गया, तो पता चला OAB और OA'B', डन हुआ। चलिए एक त्रिभुज आप ऐसा देख सकते हैं, त्रिभुज FO, इसको मैं M लिख देता हूं, इस बिंदु को। त्रिभुज FOM और त्रिभुज FA'B' देखें क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख। फिर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, बराबर हो गया। तो ऑटोमेटिकली तीसरा कोण ये वाला बराबर होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने छांट लिए दो त्रिभुजों के युग्म, जिससे हम इस लेंस समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। काम करना चालू करें। डेरिवेशन में सबसे पहले हम बोलेंगे त्रिभुज OAB तथा OA'B' से, त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज OA'B' से क्या होगा बच्चों, एक त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, एक त्रिभुज का लंब AB बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, उस तरफ देखो आप, इस वाले त्रिभुज का लंब क्या है, A', तो हमने लिखना है A', इज इक्वल्स टू एक त्रिभुज का आधार या पहले त्रिभुज का आधार, पहले त्रिभुज का आधार OA। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, लेंस के अंदर दूरियां
ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएंगी। तो आप कहाँ से नापोगे, ओ से ही नापोगे सारी, ऐसे और ऐसे। और जो आपतित प्रकाश की दिशा में होंगी दूरियां वो प्लस की, और जो विपरीत दिशा में होंगी वो माइनस की। तो हमने बोला ओ ए, यही तो है इसका आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार ओ ए डिवाइडेड बाय दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज ये था, इसका आधार क्या है, ओ ए डैश है, ओ ए डैश। ठीक, हमें ओ ए भी पता है, यू है, हमें ओ ए डैश भी पता है, वी है। अगर आप देखेंगे तो चिन्ह परिपाटी को हम बाद में देख लेंगे। ये हमारे पास में समीकरण नंबर क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था। अगला देखो, अगला कौन सा त्रिभुज है, एफ ओ एम और एफ ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमने लिखना है त्रिभुज एफ ओ एम तथा त्रिभुज एफ ए डैश बी डैश में। देखिए त्रिभुज एफ ओ एम में लंब क्या है, ओ एम है क्या बच्चों, तो हमने लिखा ओ एम डिवाइडेड बाय दूसरे त्रिभुज का लंब, ये वाला त्रिभुज है बच्चों, ये ध्यान में रखना, ये, और इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश है। बराबर में क्या होगा, पहले त्रिभुज का आधार, इस त्रिभुज का आधार क्या है, ओ एफ है, डन, बटे दूसरे त्रिभुज का आधार, दूसरा त्रिभुज बच्चों ये है, ये ध्यान में रखना, एफ ए डैश बी डैश, इसका आधार क्या है, एफ ए डैश, डन। अब देखो ओ एम ये है क्या, और ये किसके बराबर होगा, ए बी के, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। तो हम ओ एम की जगह लिखेंगे बच्चों ए बी डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, ए डैश बी डैश, बराबर में देखो ओ एफ, ये दूरी तो हमें पता है एफ है, तो ये ओ एफ तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एफ ए डैश डायरेक्ट नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं, कैसे, अगर मैं इस पूरी दूरी में से ओ ए डैश में से ओ एफ को हटा दूं, इस वाली को हटा दूं, तो क्या बच जाएगा, एफ ए डैश बचेगा। तो हमें पता है कि एफ ए डैश को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ ए डैश में से किसको घटाना पड़ेगा, ओ एफ को, ओ ए डैश में से ओ एफ को घटा दो तो क्या बच जाएगा, एफ ए डैश बचेगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स थी। चलिए, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश यहाँ पर भी है। तो आपके पास में दो समीकरण हैं जिनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे एलएचएस दोनों का समान है तो फिर आरएचएस भी तो समान होना चाहिए। तो हमने क्या लिखना है, समीकरण एक व दो से। ठीक है, चलिए क्या लिखा जाएगा, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ ए डैश इज इक्वल्स टू, ये तो बराबर थे तो फिर ये वाले इसके बराबर लिखो, इज इक्वल्स टू ओ एफ डिवाइडेड बाय ओ ए डैश माइनस ओ एफ। बताओ भाई, हो गया। अब इतना आने के बाद में हम वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, चिन्ह परिपाटी से पुट करेंगे, है ना। और चिन्ह परिपाटी मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, नहीं है। चलिए काम करना चालू करते हैं। तो हमने क्या लिखना है, चिन्ह परिपाटी से, साइन कन्वेंशन से, चिन्ह परिपाटी से। हाँ भाई, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा बच्चों, वो थोड़ा समझने लायक बात है। मैं लिख देता हूँ ओ ए, देखो प्रकाश आ ऐसे रहा है ना, और आप ओ ए ऐसे नापोगे, प्रकाशिक केंद्र से ही सारी दूरियां नापनी है, तो ओ से लेकर इस तरफ नापी जा रही है। तो हमने लिखा ओ ए की जगह हम लिखेंगे माइनस का यू, ध्यान में रखिएगा। फिर ओ ए डैश ऐसे ही नापनी है, प्रकाशिक केंद्र से यूं ही दूरी नापनी है। प्रकाश आपतित प्रकाश की दिशा में नाप रहे हैं, इसका मतलब वी कैसे लिखा जाएगा, प्लस का। तो ओ ए डैश कैसा लिखा जाएगा, प्लस का वी लिखा जाएगा, ये वी है भाई। ठीक है, फिर और क्या चाहिए, ओ एफ चाहिए। ओ एफ कहाँ नाप रहे हो आप, तो हम ये वाला ओ एफ देख रहे हैं, है ना, इस तरफ वाला ओ एफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये ओ एफ ये यहाँ का ही है, इस तरफ का ही है, आगे वाले का है, तो फिर ये फोकस कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रकाश की दिशा में दूरी नापी हमने क्षैतिज से, वो प्लस की लिखी, और जो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में नापी माइनस की लिखी।
ठीक है, तो ये मान हमें चिन्ह परिपाटी से रख देने हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मान रख देता हूं मैं। ओ ए की जगह क्या, माइनस का यू डिवाइडेड बाय ओ ए डैश वी इज इक्वल्स टू ओ एफ क्या है, एफ ओ ए डैश वी माइनस था ओ एफ वापस से एफ आएगा। हो गया, वज्र गुणा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू क्या, माइनस के u को गुणा करो v माइनस एफ से, मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस का u v प्लस का u f और ये v f। ठीक है, ये माइनस का u v जो है इसको इस तरफ लेकर के आओ तो ये प्लस का u v हो जाएगा, और इसको उधर लेकर के जाओगे तो माइनस का वी एफ हो जाएगा। यू एफ यहाँ पर पहले से प्लस का था और इसको इधर के लेकर के आए तो ये हो गया माइनस का वी एफ। यही आपकी लेंस समीकरण है बच्चों। कैसे पता चला, तुमने बोला उपरोक्त समीकरण में, वहां पर भी यही काम किया था। उपरोक्त समीकरण में यू वी एफ का क्या लगाने पर बच्चों, भाग लगाने पर, है ना, भाग लगा रहे हैं तो uv में किसका, uvf का भाग लगाएं। ऐसे ही uf में भी किसका, uvf का, माइनस vf में भी किसका, uvf का। ठीक है, uv से uv कैंसिल, यार ये युवराज सिंह वाला नहीं है uv। ठीक है, और 1/f आ गया, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, ये हो गया 1/v, v से v और f से f कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/u। और यही आपका क्या है बच्चों, लेंस समीकरण है। लिख दीजिएगा यहाँ f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और u बिंब दूरी है। और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था लेंस समीकरण। इस तरीके से हम लेंस समीकरण को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, या हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेखीय आवर्तन। उससे पहले एक बार के लिए आप इस चीज को उतार लीजिए। लेंस समीकरण अभी इतना ही था बच्चों, ये लेंस समीकरण ही डिस्कस किया है, फिर रेखीय आवर्तन और फिर लेंस शक्ति डिस्कस करेंगे। उतारिए अभी इसे। ओके, मार्कर चेंज करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे पता चलता है कि फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। ओके, अरे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण 10th में आपने पढ़ा है बच्चों, है ना। तो प्लीज़ उस प्रतिबिंब निर्माण को देख लीजिएगा कि कब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कब आभासी बनता है और कहाँ बनता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखें कि अगर वास्तविक है तो स्मॉल m रेखीय आवर्तन जो है वो ऋणात्मक होगा, और अगर आभासी है तो रेखीय आवर्तन धनात्मक होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखें आप। ओके, ये डन हुआ बच्चों। हटा दूं मैं इस डेरिवेशन को। ओके, तो चलिए ये कंप्लीट हुआ हमारे पास। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है रेखीय आवर्तन। लेंस समीकरण हो चुका है, अब हमारे पास में क्या है, रेखीय आवर्तन। देखो, उत्तल लेंस के लिए जो इक्वेशन आई है वही अवतल लेंस के लिए भी होगी। ऐसा नहीं है दोनों लेंस की इक्वेशन अलग अलग है, दोनों की सेम ही होती है। बस जिस लेंस से हम आसानी से काम कर पाते हैं वो यूज कर लेते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्या बच्चों, रेखीय आवर्तन। लीनियर मैग्निफिकेशन।
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन बोलेंगे बच्चों, है ना। तो रेखीय आवर्धन डिस्कस कर लेते हैं। हो गया? चलिए, मैं देखो डायग्राम वो का वो डायग्राम में चेंज नहीं करने वाला हूँ, डायग्राम इसी से होगा काम। इवन फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो भी वैसी की वैसी रखता तो मेरा काम आसानी से हो जाता, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ता। रेखीय आवर्धन होता क्या है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है या कितना छोटा बन रहा है, वही क्या है? रेखीय आवर्धन है ना। कई बार प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कई बार प्रतिबिंब छोटा बनता है। ओके, यहाँ पर बी डैश था, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा वही है जो हमने दर्पण में पढ़ी थी, स्मॉल एम से यहाँ पर भी उसे प्रदर्शित करेंगे। किसे प्रदर्शित करना है? स्मॉल एम से उसे प्रदर्शित करना है। तो हमने क्या लिखना है कि देखो एच डैश अपॉन एच होता है, ये बात ध्यान रखना। एच डैश क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश, और बिंब की ऊंचाई क्या होती है? एच होती है, ठीक। तो हम लिखेंगे किसी लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उसके सम्मुख रखे बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। अरे यही तो बोलते हैं बच्चों, एच डैश बटा एच। एच डैश क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच क्या था? बिंब की ऊंचाई। इन दोनों का अनुपात ही क्या है बच्चों? रेखीय आवर्धन है। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच, यही है। चलिए, अब इसका फॉर्मूला लेंस के लिए क्या आएगा? देखिए, दर्पण के लिए हमने लिखा था इसे माइनस का v अपॉन यू, अगर आपको याद हो तो m की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का v अपॉन यू। लेंस के लिए ये क्या आएगी वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो काम करते हैं। तो हमने बोला त्रिभुज, देखो सबसे सिंपल ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, ये वाला त्रिभुज लो, काम हो जाएगा। तो हमने लिखा त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए डैश बी डैश में देखिए मेरे को प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले चाहिए। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है तो फिर मैं त्रिभुज भी ये वाला लूंगा पहले। तो हमने बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश बी डैश या त्रिभुज की ऊंचाई ए डैश बी डैश बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, इस बार क्या है? ए बी, बराबर होगा किसके? पहले त्रिभुज का आधार, पहला त्रिभुज का आधार क्या है? ओ ए डैश है, बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? ओ ए। अब क्या करना है? सिर्फ चिन्ह परिपाटी से मान रखना है और कुछ नहीं करना। तो हमने लिखा चिन्ह परिपाटी से, इतना हो गया, सिर्फ चिन्ह परिपाटी का ही काम है। चिन्ह परिपाटी से ए डैश बी डैश, देखिए बच्चों ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश, एच डैश, वो भी कैसा? माइनस का। क्यों? क्योंकि हम ये दूरी ऊर्ध्वतः नीचे की ओर नापेंगे। इसका सिर नीचे की ओर जा रहा है ना, हम ऊर्ध्वतः दूरी कहाँ की ओर नाप रहे हैं? नीचे की ओर नाप रहे हैं। तो ये एच डैश लिखा तो जाएगा लेकिन कैसा? माइनस का। ए बी देखो ऊर्ध्वतः या लंबवत ऊपर की ओर, तो प्लस का एच लिखा जाएगा। चिन्ह परिपाटी तो यही बोलती है। बराबर ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या होगा? वी, कैसा? प्लस का, प्रकाश की दिशा में नाप रहे थे तो v प्लस का। और ओ ए डैश, ओ ए डैश विपरीत दिशा में नाप रहे हो, माइनस का u।
ठीक, तो कुल मिलाकर के ये हो गया माइनस का एच डैश अपॉन एच और इस तरफ है माइनस का वी अपॉन यू। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। अरे बच्चों यही तो रेखीय आवर्तन है, लेंस में चेंज हो जाता है। दर्पण में माइनस का वी अपॉन यू था, लेंस में प्लस का वी अपॉन यू होता है, ध्यान में रखिएगा। ये पहला समीकरण है। पहला समीकरण तो क्लियर हो गया, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। डन हुआ। चलिए अब इसके अलावा भी तो बना सकते हैं, आपको याद हो तो वहां पर भी हमने बनाया था। कैसे भाई, देखिए लेंस समीकरण क्या था, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यही था। अगर मैं इस समीकरण को v से गुणा कर दूं दोनों तरफ किससे गुणा करें, v से, तो ये हो जाएगा v बटा f, समझना, इज इक्वल्स टू v बटा v माइनस v बटा u। ठीक है, चलो ये v बटा f तो ऐसा कैसा, v बटा v एक हो जाएगा, तो v बटा f इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऐसा का ऐसा, ये v बटा u देखो, v बटा u क्या है, m है, तो इसे m लिख दिया। ठीक, तो यहां से अगर मेरे को v निकालना हो और मेरे को फोकस दूरी पता हो तो मैं v इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 1 माइनस m इंटू f। इस तरीके से हम ये आसानी से क्या कर सकते हैं, किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, v को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पता चला 1 माइनस एम इंटू एफ क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अब इसके बाद में देखें आगे, अगर हमें u निकालना हो तो क्या करें, हम इसी इक्वेशन को किससे गुणा कर देंगे, u से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो u से अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा वो समझिए, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ठीक है, इसे गुणा कीजिए किससे, इस बार u से गुणा कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाय f इज इक्वल्स टू u डिवाइडेड बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय u। डन। चलिए अब काम करते हैं, ये क्या होगा, तो आंसर समझिएगा भाई, ये u अपॉन v है, जबकि v अपॉन u क्या है बच्चों, m है ना, तो u अपॉन v क्या हो जाएगा, u अपॉन v, तो हमने बोला 1 अपॉन m, m का उल्टा होना चाहिए, ऐसा ही होगा। चलिए तो हमने इसको m का उल्टा किया, ये 1 अपॉन m है, तो u अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस 1। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, f, फिर इधर एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, एलसीएम ले लो m इंटू 1 माइनस m। ऐसा कर सकते हैं ना, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हो गया काम। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। u और v कैसे निकालेंगे पता चल गया, अगर हमें क्या दिया हुआ हो, फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन दिया हुआ हो, तो इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। अदरवाइज हम सॉल्व कर सकते हैं, अलग पैटर्न भी है, लेकिन अगर ये याद रह जाते हैं तो डायरेक्ट काम कर लेते हैं, याद नहीं रहते हैं तो ये फॉर्मूला बना लेंगे। कौन सा टाइम लगता है, 2 मिनट लगते हैं फॉर्मूला बनाने में, तो ठीक है, पता चला। चलो तो इसको उतारो, और ये बात ध्यान में रखना बच्चों, प्रतिबिंब जो है इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध लो। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है, वास्तविक मतलब उल्टा है ना, प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो m कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, और अगर प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो m कैसा होगा, प्लस का होगा। ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा है तो m का मान 1 से ज़्यादा, प्रतिबिंब छोटा है तो m का मान 1 से कम, प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर हैं तो फिर m का मान 1 होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि वस्तु 2f पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनता है, ऐसा अपन बांध के चलते हैं। वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक है इसलिए m का मान माइनस का, प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर हैं तो इसलिए m का मान 1 हो गया। ठीक, तो उस केस में m का मान माइनस का 1 बनेगा। तो ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि किसी उत्तल लेंस हेतु
यदि m का मान -1 है तो वस्तु एवं प्रतिबिंब कहाँ होंगे? तो हम बोलेंगे वस्तु 2f पर और प्रतिबिंब भी दूसरी तरफ 2f पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु के तुल्य होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अभी इसको उतारो, उसके बाद में अपन इसके लिए लेंस शक्ति का काम और करते हैं, और फिर अपने पास में टाइम होगा तो डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल और करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें सिंपल हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा गौर करते हैं ना बच्चों तो फिजिक्स आसानी से समझ में आने लगती है। हो चुका? ये तो मेरे हिसाब से आपने खुद ने कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं था इसमें, किसी हिसाब से भी नहीं लग सकता। ओके, तो ये मिटा देता हूँ, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन समाप्त। अब जो लेंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों। लेंस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लेंस शक्ति क्या होती है। ये 10th का सवाल है, वैसे नो डाउट ये 10th का ही पॉइंट है अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा रोल निभाता है लेंस शक्ति। लेंस शक्ति होता क्या है अगर आपको पता हो तो, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोई भी लेंस प्रकाशिक किरणों को कितना अपसारित या फिर अभिसारित कर पाता है, उसकी क्षमता, प्रकाश की किरणों को फैलाने की या फिर एक जगह मिलाने की जो क्षमता है बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है? लेंस शक्ति कहा जाता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना है हमें कि लेंस शक्ति होता क्या है। इसका एक फॉर्मूला है जो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ये आपको पता भी होगा क्योंकि मैंने एक न्यूमेरिकल किया था। इसका मात्रक डायप्टर होता है जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास में लेंस शक्ति, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखिए ये क्या चीज है। तो हम इस चीज को ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई उत्तल लेंस है और इस पर बहुत सारी समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है ना, ऐसा आ रही है, तो ये लेंस क्या करेगा? समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसा, तो एक लेंस ऐसा था जिसने यहां पर मोड़ दिया और जहां पर वो मोड़ेगा वो फोकस पॉइंट, ठीक। फिर एक और लेंस लिया, उस पर वैसी की वैसी प्रकाश की किरणों को आपतित करवाया समांतर, और फिर देखा तो वो थोड़ा सा दूर जाकर के उन्हें क्या कर रहा था? मिला रहा था, मोड़ रहा था। तो बताओ अगर मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट फोकल पॉइंट होगा, है ना, तो अगर आप ऊपर वाला लेंस L1 देखो और नीचे वाला L2 देखो, समझना इस चीज को, कौन से लेंस ने ज्यादा मोड़ा है प्रकाश की किरणों को? बताओ, L1 लेंस ने ज्यादा मोड़ा है या फिर L2 लेंस ने ज्यादा मोड़ा है? आप गौर करेंगे कि L1 लेंस पहले ही मिला दे रहा है, मतलब ज्यादा मोड़ रहा है, जबकि L2 लेंस तो बहुत बाद में इन्हें मोड़ पा रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक। तो इससे हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, फोकस दूरी कम होती है, वो किरणों को ज्यादा मोड़ पाते हैं, ज्यादा अभिसारित कर पाते हैं, और जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है वो किरणों को कम मोड़ पाते हैं या फिर कम अभिसारित कर पाते हैं। उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस में क्या होता? फैलाने को बोलते हैं हम, अपसारित करने के लिए बोलते हैं,
ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसकी लेंस शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने बोला कि जिसकी फोकस दूरी कम है वो उतना ही ज़्यादा मोड़ता है, इसका मतलब उसकी फोकस जो लेंस शक्ति है वो ज़्यादा होगी। फोकस दूरी कम होती है तो लेंस शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर फोकस दूरी ज़्यादा हो गई तो मिलाने की क्षमता या मोड़ने की क्षमता कम हो गई, इसका मतलब लेंस शक्ति कम हो गई। तो फोकस दूरी अगर ज़्यादा है तो लेंस शक्ति कम, और अगर फोकस दूरी कम है तो लेंस शक्ति ज़्यादा। तो इससे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला। क्या कॉन्सेप्ट पता चला? कि लेंस शक्ति और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हुए। फिर जब बहुत सारे प्रैक्टिकल किए गए या चीज़ों को समझा गया तो पता चला कि ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ये तो व्युत्क्रम के तुल्य ही होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट काम कर रहे हैं बच्चों, समझना। मैं थ्योरी लिख देता हूँ जो जितनी हमें पता होनी चाहिए कि किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश पुंज को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता या सामर्थ्य ही उस लेंस की शक्ति कहलाती है या लेंस शक्ति कहलाती है। यह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होती है ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य। इसका मतलब लेंस शक्ति अगर P है तो फिर वो फोकस के व्युत्क्रम के तुल्य है। ठीक है, 1/f। अब इसका मात्रक समझिए। इसका मात्रक क्या होगा? तो हमने बोला इसका मात्रक बच्चों क्या होता है? डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर, जिसे कैपिटल D द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि जब आप किताबों में देखते हैं लेंस शक्ति को जब बताया जाता है बच्चों, तो वो tan थीटा के लिए इसे बोलते हैं। लेंस शक्ति वास्तविकता में देखा किससे जाता है? tan थीटा से देखा जाता है। कैसा? ऐसा। ये कोई लेंस है, ये मुख्य अक्ष मान लीजिए, ये एक समांतर प्रकाश की पुंज आ रही है और वो उसे ऐसा मिला देती है। ठीक, तो जितने एंगल से ये डेल होगा, तो इस डेल का मान जितना ज़्यादा होगा लेंस शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर डेल का मान ज़्यादा होगा, समझना इस चीज़ को, ऐसा करूँ मैं तो यहाँ पे देखो ये वाला डेल ज़्यादा हो गया तो लेंस शक्ति ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी कम है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इस कोण का मान जितना ज़्यादा होगा लेंस शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं P = tan डेल, और tan डेल = क्या होता है? H/F हो जाता है। फिर H का मान कितना? एकांक रखा जाता है, तो फिर P = क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके ऊपर, मतलब इतनी रामायण को छोड़ते हुए हम डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं कि P = 1/f होता है। हमें इसी से ही काम है, यही हमारे लिए सारा। तुर्क का इक्का तो यही है भाई, हमारे राम भी यही है भाई। ठीक है, तो हमें इसी से ही काम करना है। लेंस शक्ति का मात्रक ध्यान में रखिएगा, क्या होता है? डायऑप्टर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा, दिमाग में रह जाएगा। इतना क्लियर है? अब अगर आपको कोई बोले कि देखो लेंस शक्ति प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है, किसकी प्लस की? कौन से लेंस की प्लस की और कौन से की माइनस की? तो हमने बोला अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस कौन सा बच्चों? उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कैसी होती है? प्लस की होती है।
इसलिए इनकी लेंस शक्ति भी कैसी होती है, प्लस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की है तो लेंस शक्ति भी प्लस की होगी। अब सारी लेंस कौन सा, अवतल लेंस जो किरणों को फैलाता है ना, इसके लिए लेंस शक्ति P जो है बच्चों माइनस की होती है। क्यों होती है माइनस की? क्योंकि उनके लिए फोकस दूरी भी माइनस की होती है, तो फिर P भी कैसा होगा, माइनस का होगा। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को उतारे, यहीं से उतार ले, पॉइंट डाल लीजिएगा वो, और ये चीज उतार लीजिएगा। इतना ही हमारे लिए काम का है अभी, ठीक है। जल्दी से उतारो, फिर मेरे हिसाब से अपने पास में टाइम है, अपन एक न्यूमेरिकल और करते हैं। हो गया लेंस शक्ति? ओके। तो लेंस शक्ति होने के बाद में, पावर ऑफ अ लेंस होने के बाद में, हम एक आध न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। हो गया ये डन? ऑलराइट, देखिए ये एग्जाम्पल है बुक का, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, बिंब दूरी है ना, u क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है। प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, 2 गुना आवर्धित है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखो प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, इसका मतलब रेखीय आवर्धन तो दे दिया, 2 गुना मतलब m का मान 2 हो गया। अब प्लस का 2 या माइनस का 2, ये थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी, ऐसा सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर दोनों केस डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो फिर क्या होगा, अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए सवाल आपको पता चल ही रहा है। ये है कि एक बिंब की उत्तल लेंस से दूरी क्या होगी, बिंब की दूरी उत्तल लेंस से u क्या होगी, ठीक है। ये बोल रहा है वो क्या होगी यदि प्रतिबिंब 2 गुना आवर्धित है, यदि m और उसका मोड लिख लेता हूं, कितना है, 2 गुना है, ठीक। फिर लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा, उत्तल लेंस, तो 2 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, और प्लस का लिखा जाएगा 10 सेंटीमीटर है ना, वो 10 लिखा हुआ है, वहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा खराब है, वो 10 लिखा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए काम कैसे करेंगे। तो हमने बोला यदि, यहाँ पर कंडीशन लगा दी, 2 केस बना दी, यदि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बने, वास्तविक हो। प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा बच्चों तो क्या हो भाई, तो हमने बोला m का मान जो है वो माइनस का 2 यूज किया जाना चाहिए, ये बेसिक सा बात है। और आपको u का फॉन्ट पता है क्या भाई, 1 - m
डिवाइडेड बाय m इंटू एफ। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, यही था। 1 माइनस m की जगह कितना लिखूं, -2, डिवाइडेड बाय m की जगह कितना लिखूं, -2, इंटू एफ कितना 10, 5 आएगा यहाँ पर तो, ठीक है। नीचे माइनस का 1 रह गया बच्चों, देखो 1 और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3, नीचे माइनस था ये माइनस इधर आ गया, गुणा होगा किससे 5 से, 3 पंजे 15, माइनस का 15 सेंटीमीटर। कब, जब प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक था, ठीक है। अब इसी के अंदर ही हम और क्या लिख सकते हैं, यदि प्रतिबिंब कैसा हो, कैसा हो बच्चों, आभासी हो। अगर प्रतिबिंब आभासी हो तो m का मान क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। तो फिर u क्या हो जाएगा, 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m इंटू एफ, ठीक है। 1 m की जगह 2, फिर वापस से 2 और f की जगह क्या 10, कैंसिल 5, -1 हुआ क्या, -1 को 5 से गुणा करो कितना आएगा, -5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब आभासी था तो -5 सेंटीमीटर पे, यदि प्रतिबिंब वास्तविक होता तो -15 सेंटीमीटर पर क्या होता, वस्तु रखा हुआ होता। ये ध्यान में रखिएगा, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिंपल थी बच्चों, बहुत सिंपल था। चलो इसे उतारो, मैं दूसरा सवाल देख लेता हूँ। आपको दोनों ही केस करने हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये 12th पर्पज से अच्छा सवाल था जो अपन ने अभी डिस्कस किया, ये 12th पर्पज से वाकई में अच्छा सवाल था। अगला सवाल करें, चलिए। तो ये डन हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर्मूला सिंपल था, मैंने उसे और सिंपल कर दिया बच्चों। ये फॉर्मूले से काम करोगे आपका आंसर डॉट और बहुत जल्दी आ जाएगा। कंडीशन अप्लाइड, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बना लो जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फॉर्मूला बनाने में। देखो इस सवाल को करने के तरीके अलग अलग हो सकते थे। मेरे को ये तरीका हमेशा से इजी लगता है इसलिए मैं उस तरीके से करता हूँ, लेकिन एक सवाल को करने के तरीके पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं। देखिए अगला देखो सवाल, एक 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब उचित स्थान पर रखे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। देखो थोड़ा सा समझना, इस पूरे सवाल को अगर आप देखोगे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं लेंस के बारे में नहीं लिखा हुआ। उत्तल है या अवतल लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। लेकिन अब हमारा कॉमन सेंस काम आएगा। क्या भाई, लास्ट वाला अगर पॉइंट पढ़ो कि प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त किया जा सके, पर्दे पर। पर्दे पर प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनना चाहिए। क्लियर हो गया। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनेगा या फिर अवतल लेंस से बनेगा, आंसर है उत्तल लेंस से। तो इनडायरेक्टली उसने हमें बताया है कि क्या है लेंस, उत्तल लेंस है। ध्यान में रखें, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती, तो मोमबत्ती की ऊंचाई h होती है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अब मैं खुद ही बता रहा हूं कि उत्तल लेंस है भाई, तो प्लस का लिखा जाएगा। मोमबत्ती की ऊंचाई भी ऊपर की ओर थी तो प्लस की लिखी जाती। से कितनी दूरी पर रखी जाए, से कितनी दूरी पर, यू इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, उसका 6 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब, h डैश इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लस का या माइनस का बाद में देखेंगे। वैसे देखो h डैश कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चों,
क्लियर है? ये तो मैंने बताया था पर्दे प्राप्त कर रहे हो। वास्तविक है तो फिर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो एच डैश माइनस का, ध्यान रखें, ठीक है। ऑलराइट, पता चला, रखा जाए, ठीक है, इतना ही तो था, पता चला। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मेरे को यू निकालना था, मेरे लिए तो बहुत काम इजी हो गया। मैंने बोला सबसे पहले एम निकालो, एम इज इक्वल टू क्या, एच डैश अपॉन एच। एच का मान कितना, माइनस का 6/3 बराबर कितना, माइनस का 2। ठीक है, ये सवाल तो वैसा का वैसा हो गया क्या, अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था। देखते हैं भाई, मेरे हिसाब से तो वैसा का वैसा ही होना चाहिए और कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके, तो फिर u बराबर क्या होगा, 1 माइनस एम डिवाइडेड बाय एम इंटू एफ, यही होगा। 1 माइनस एम, माइनस का 2 रखूँ, माइनस का 2 और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय एम माइनस का 2 इंटू एफ 10, वापस से वही आ गया क्या बच्चों, माइनस का 15। सवाल रिपीट हो गया। अरे सवाल ही तो रिपीट हुआ है और कुछ नहीं है, लिखने का तरीका चेंज किया है लेकिन सवाल रिपीट हो गया है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी सवाल था, है ना। ये फॉर्मूला याद करोगे बहुत इजी पड़ेगा, किताब वाला देखोगे आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं तो बोलता हूँ इस फॉर्मूले से काम करो, छिटकिया में आंसर। ठीक है, डन हुआ ये। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही था। लेंस संबंधी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, दूसरा जो वीडियो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये वाली जो चीज़ है बच्चों, ये इनडायरेक्टली हमारे कोर्स में दे रखी है क्योंकि सिलेबस में पॉइंट डाल रखा है, लेकिन बुक के अंदर इसका कोई डेरिवेशन नहीं था। लेंस समीकरण का डेरिवेशन मेरे हिसाब से नहीं है बुक में, लेकिन चूंकि लेंस समीकरण दे रखा है बुक पे, कोर्स में है, तो इसका मतलब डेरिवेशन पूछ सकता था वो। ठीक, दूसरी चीज मैं जो बोल रहा हूँ, जो हम कल वीडियो पढ़ेंगे वो कह सकते हैं कि एक अच्छा पॉइंट है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो है लेंसों का संयोजन बच्चों, दो समाक्षीय पतले लेंसों का संयोजन। जब दो पतले पतले लेंस एक दूसरे के पास में रखे हों तो उस केस में उन दोनों या फिर जितने भी लेंस रखे हुए हैं उनकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, उनकी लेंस क्षमता क्या होगी, मतलब लेंस शक्ति क्या होगी, उनका रेखीय आवर्धन m क्या होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छे से देखो, क्योंकि ये वीडियो समझ में आएगा तो नेक्स्ट वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे लिंक चल रहे हैं, एक समझ में आएगा तो ही दूसरा समझ में आएगा। ठीक है, तो इस लिंक को बनाए रखें, उसको तोड़ना मत, चेन को मत तोड़ना, चेन चलने दो, चीज़ें समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।